Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, as you know that we are discussing about organic chemistry. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो पोर्शंस हैं उनमें से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फर्स्ट लिया, ठीक है। इस लिहाज से हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं वो है चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तक हमने 2 लेक्चर्स लिए। एक लेक्चर हमने लिया था जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने डेफिनेशन और चंद बेसिक चीज़ों पर बात की थी। उसके बाद जो हमने लेक्चर लिया था दैट वाज ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक साथ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि इस टॉपिक को अभी आई थिंक आई एम रिकॉर्डिंग फॉर द 5th टाइम। ये 5वीं दफ़ा है कि मैं इस टॉपिक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समटाइम टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, समटाइम कोई आ जाता है, पता नहीं। आज के दिन मेरे ख्याल में मेरी किस्मत खराब है या आप लोगों की किस्मत खराब है। ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में लगा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं कभी लाइट का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लाइट चली जाती है, कभी कोई आके डिस्टर्ब कर देता है। तो आई होप दिस माइट बी लास्ट चांस फॉर मी टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर। अगर इसके बाद ये डिस्टर्ब हुआ तो यू विल नॉट फाइंड दिस टॉपिक ऑन योर चैनल। इट्स ओके। बाय द वे, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बात करने जा रहे हैं। अब मेन चीज आपने सोर्सेज से पहले याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी नेचुरल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सिंथेटिक। ये नेचुरल भी हो सकते हैं। अब नेचुरल जैसे आपने देखा था कि फ्रेडरिक हूलर के वर्क से पहले जो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स है वो क्या है जी, या तो वो प्लांट से ऑब्टेन होगा, या वो एनिमल से ऑब्टेन होगा, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होगा। उसको हम कहेंगे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन फ्रेडरिक हूलर के वर्क के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर भी प्रिपेयर किए जाने लग गए, ठीक है। तो जो लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड होंगे उनको हम कहेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होंगे उनको हम कहेंगे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड या नेचुरल प्रोडक्ट्स समटाइम कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेन चीज आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स में जो नेचुरल सोर्स है उसमें मेन सोर्स है फॉसल फ्यूल। अब फॉसल फ्यूल आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिमेनिंग पार्ट आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल एंड वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग या एनवायरमेंटल एक्शंस के बाद आखिरकार जो चीज बच के रहती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल। प्लांट है, एनिमल है, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो डिकम्पोज होते होते आखिरकार जो चीज उसकी बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल। और यहाँ पे जो मेन फॉसल फ्यूल जिन पर हमने बात करनी है दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन पर हम बात करेंगे। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कोल हैज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल हैज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं ये बात करूंगा कि कोल क्या है, ये खुद कैसे बनता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इससे क्या क्या फ्रैक्शंस ऑब्टेन की जाती हैं, और फिर उनके आगे क्या क्या यूजेस हैं, और उनसे कौन कौन से कंपाउंड ऑब्टेन किए जाते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज कोल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोल का मतलब क्या है। अमूमन उर्दू में आपको मतलब पता है कि कोल को हम कोयला कहते हैं, और अक्सर लोगों ने इसको यूज भी किया होता है। अमूमन आपको ईद डेज पे, जो ईद के दिन होते हैं, अक्सर लोग आउटसाइड होम यानी कि अपने घरों के बाहर कहीं पे भी पिकनिक स्पॉट पे पिकनिक के लिए जाते हैं, तो कुकिंग के लिए या बारबेक्यू वगैरह के लिए वो कोल यूज करते हैं। तो वो आपको पता है कि कोयला फ्यूल के तौर पर यूज होता है, इसको हम आग जलाने के पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में याद रखना है कि कोयला बेसिकली एक सॉलिड ब्लैक और ब्राउनिश फॉसल फ्यूल है। ये चीज आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज सॉलिड ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक
ये ब्लैक या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ब्राउनिश ब्लैक फॉसल फ्यूल है, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कोयले की कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। याद रखना है कि कोयले का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज कार्बन। तो आप क्या कहेंगे, इट्स मेन कंपोनेंट इज कार्बन विच इज मोर देन 90%। कोयले के अंदर मोर देन 90% क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोल से जो मेन कंपाउंड ऑब्टेन किया जाएगा वो क्या होगा, यानी कि मेन एलिमेंट जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, इसके साथ जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे, अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल। कोयले के अंदर कार्बन के साथ साथ ये चार एलिमेंट भी कुछ परसेंटेज में मौजूद होते हैं। अबाउट 8 to 9% ये एलिमेंट्स मौजूद होंगे और राउंड अबाउट 90 to 91% कोयले के अंदर क्या मौजूद होगा, कार्बन मौजूद होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट कोल एंड इट्स कंपोजिशन। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन, कोयले की फॉर्मेशन कैसे होती है। सिंपल अल्फाज में आपने बात अपने जहन में रखनी है कि कोयला बनता है प्लांट से और ट्रीज से। दरख्तों और पौधों के ऊपर जब डेड होने के बाद एनवायरमेंटल एक्शंस होते हैं, उसमें आखिर में जाकर वो चेंज हो जाते हैं, कोल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी प्लांट है या कोई भी ट्री है, जब तक वो लिविंग है, यानी कि उसका लाइफ साइकिल चलता जा रहा है, तब तक उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, साइड्स में कुछ ना कुछ एक्शंस होते रहते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही एक प्लांट का लाइफ साइकिल एंड होता है, एक ट्री डेड होता है, तो वो जमीन के अंदर मिट्टी में दफन हो जाता है। जब वो मिट्टी में दफन हो जाए, उसके ऊपर वेदरिंग एक्शंस यानी कि एनवायरमेंटल एक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उसको डीकम्पोज करके अपनी खुराक बनाते जाते हैं, उससे खुराक यूज करते जाते हैं। अब जितनी चीजें वो यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह या जो एनवायरमेंटल एक्शंस उसको डीकम्पोज करते जाते हैं, वो होता जाता है। अब वुड डीकम्पोज होते होते आखिर में जो चीज बचती है प्लांट बॉडी से या ट्री से, वो क्या होता है, वो कोल होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप के थ्रू प्लांट गिरा जमीन में और कुछ अरसे बाद वो क्या हो जाए, कोयले में। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, इसको लाखों साल चाहिए होते हैं, हजारों साल चाहिए होते हैं कि एक प्लांट का या एक ट्री का कोयले में चेंज होना। उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। लेकिन वुड है, वुड का मतलब प्लांट बॉडी, कोई ट्री है, कोई पौधा है, जब वो डेड हो जाए, ठीक है, अब हम इसे क्या कहेंगे, डेड। इसको याद रखना है, डेड, लिविंग नहीं। ठीक है, लिविंग के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसके ऊपर एनवायरमेंटल एंड बैक्टीरियल एक्शंस होंगे, एनवायरमेंटल एंड बैक्टीरियल एक्शंस होंगे। ठीक है, उससे ये वुड चेंज हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट में, दैट इज पीट। ये फर्स्ट स्टेप है कि पहले स्टेप में ये वुड चेंज होती है पीट में। ठीक है, इट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ कोल फॉर्मेशन। कोयले के बनने के लिए ये पहला लेवल है। ठीक है, अगेन इसके ऊपर जब पीट के ऊपर फर्दर बैक्टीरिया वगैरह हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर अपना एक्शन करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा लिग्नाइट में। लिग्नाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कोल। ये कोयले की एक फॉर्म है जिसमें कार्बन की कुछ परसेंटेज इससे ज्यादा होगी। ये जो आप आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ना, कार्बन कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, यानी कि कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर ये लिग्नाइट चेंज होता है सब बिटुमिनस में। ये भी एक कोल है, कोयले की फॉर्म है। इसके बाद ये चेंज हो जाता है
बिचुमिनस में, ठीक है, वुड, पीट, लिग्नाइट, सब बिचुमिनस के बाद ये चेंज होगा किस में, कोल में, और इसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। दिस इज व्हाट, दिस इज एंथ्रासाइट, मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोल, यानी कि विच कंटेन हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन, जिसमें हाईएस्ट अबाउट 91%, इसके अंदर 91% तक क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। तो थ्रू दीज डिफरेंट लेवल्स, इन लेवल्स के थ्रू वुड चेंज हो जाती है फाइनली किसमें, कोयले में चेंज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोयला कैसे बनता है, ठीक है। अब हम मेन बात करेंगे कि कोयले से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, और कोयले के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद होते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोयला बजाते खुद, कोल जो है ये बहुत सारी कंपाउंड्स का, बहुत सारी फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। इससे कंपाउंड्स ऑब्टेन करने के लिए, इसको फ्यूल के तौर पर यूज करने के लिए हम इसकी करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हम इसकी क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आपको ये पता है कि डिस्टिलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिस्टिलेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, कि एक मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर सेपरेट करना, यानी कि हीट करके सेपरेट करना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब यह है कि जब किसी भी चीज को आप इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि वो ब्रेक होता है, डिकम्पोज नहीं होता, वो यूज। अब फॉर एग्जांपल देखें, वुड है ना, वुड, ये आम लाइफ का भी एक्सपीरियंस है लोगों का, कि जो लोग अमूमन लकड़ी जलाते हैं, अगर आप देखें, अगर लकड़ी सूखी हुई हो, उसको अगर आप जलाएं वो फौरन जल जाती है, ठीक है, दैट इज बर्निंग, ठीक है। और अगर आप देखें गीली लकड़ी हो, अब गीली लकड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलती सही तरह से, अब वो सही तरह से जलती नहीं है, बर्न नहीं होती। अगर आपने दो लकड़ियां चूल्हे में रखी हो, एक गीली और एक सूखी हो, सूखी लकड़ी मुकम्मल तौर पर राख में चेंज हो जाएगी, और जो गीली लकड़ी होगी वो कुछ कुछ राख में चेंज होगी, कुछ कुछ राख में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इट्स मीन जो गीली लकड़ी है वो बर्निंग नहीं कर रही, जो सूखी लकड़ी है वो बर्निंग कर रही। तो सेम द केस इज हियर। आप याद रखें कि व्हेन इन absence of oxygen coal is heated, जब हम कोयले को absence of oxygen में हीट करेंगे, ये क्या होगा, it get converted into 4 fractions, ये 4 fractions में चेंज हो जाएगा। अब वो फ्रैक्शंस कौन कौन सी होंगी, नंबर 1 कोक, नंबर 2 कोल टार, नंबर 3 अमोनिकल लिक्वर, और नंबर 4 कोल गैस। तो जब भी हम कोयले को यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो उससे हमें 4 फ्रैक्शंस मिलती हैं, कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस, ठीक है। अब हमने हर एक फ्रैक्शन पर बात करनी है कि हर एक फ्रैक्शन किस किस तरह से यूज होती है। नंबर 1 फर्स्ट जो हमने दी थी, दैट इज 1 कोक। अब ये कोक वो कोक नहीं है जो आप कोका कोला समझकर आमतौर पर सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर यूज करते हैं। इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ कोल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कोक और कोका कोला में काफी ज्यादा फर्क है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कोका कोला की मशहूरी नहीं कर रहा, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। दिस कोक इज फ्रैक्शन ऑफ कोल obtained by destructive distillation of coal। जब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें जो पहली फ्रैक्शन मिलती है दैट इज कोक। अब यहां पर याद रखना है कि ये क्या है, बेसिकली याद रखना है कि इट इज पोरस
याद रखें कि इट इज पोरस ग्रे सॉलिड फ्यूल। ये जो कोक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कोल, अ फ्रैक्शन ऑफ कोल, बेसिकली पोरस इन नेचर। ये पोरस इन नेचर होती है, जो फ्यूल के तौर पर यूज होती है। और अमूमन आपने याद रखना है कि इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज और घरों के अंदर ये कोक फ्यूल के तौर पर यूज होता है, ठीक है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे रिएक्शंस में रिडक्शन करवाने के लिए हम कोक को यूज करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस आपने इसके ज़हन में रखने हैं, एक फ्यूल के तौर पर, ठीक है, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। तो अक्सर आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को देखेंगे तो वहां पर एरो के ऊपर कोक लिखा होता है, तो इट्स मीन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है कोक, और इसके ये यूजेस आपने ज़हन में रखने हैं। दूसरा है हमारे पास, दैट इज कोल टार। अमूमन अक्सर अगर आपने आम लाइफ में एक लफ्ज सुना हो तारकोल, तारकोल, ये बेसिकली जो कोल टार है, दिस इज तारकोल। ये वही चीज है जो तारकोल के तौर पर यूज होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इट इज डार्क विस्कस लिक्विड। ये जो कोल टार है, दिस इज बेसिकली एक डार्क विस्कस लिक्विड होता है जो कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। अब इसमें है क्या, याद रखना है कि इट इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मिक्सचर होता है, जिसमें आपके पास क्या है जी, लाइक इसमें बेंजीन मौजूद है, ठीक है, टॉल्वीन मौजूद है, ठीक है जी, एंथ्रासीन मौजूद है, इसी तरह से नेफ्थलीन, इसी तरह अगर हम कहें क्रिसोल, फिनोल, वो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स इस कोल टार के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से कोल टार को हम यूज करते हैं मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए। तो बहुत ज्यादा इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये कोल टार की। तो बेसिकली याद रखना है कि इट इज अ डार्क विस्कस लिक्विड विच इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, ये दूसरा था। अब हम तीसरे पे बात करेंगे, दैट इज अमोनिकल लिक्वर। ये तीसरा हमारे पास, दैट्स वंस अगेन लाइट इशू। अब आपने गुजारा करना है कि आखिर तक हम पहुंच आए हैं, अल्लाह के फजल से अब बिल्कुल आखिर में जाके थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है, इट्स ओके। अमोनिकल लिक्वर, याद रखना कि दिस अमोनिकल लिक्वर इज अमोनिया सोल्यूशन। ये कोयले की फ्रैक्शन है, लेकिन ये अमोनिया सोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये यूज होता है फर्टिलाइजर के तौर पर। इसको हम अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट्स, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये इस अमोनिकल लिक्वर से बनाई जाती हैं, ठीक है। अब हम आएंगे नंबर 4 एंड लास्ट वन, दैट इज नंबर 4 इज कोल गैस। ये चौथी फ्रैक्शन हमने लिखी थी, एंड दिस इज आल्सो नोन एज टाउन गैस। इसको हमने टाउन गैस कहना है। इसको याद रखना है कि कोल गैस को हम क्या कहेंगे, टाउन गैस। और याद रखना है कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ कोल, एंड रिमेंबर इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कोल गैस है
ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है और अमूमन ये घरों के अंदर फ्यूल के तौर पर जो गैस यूज होती है, जो एक वो गैस है, नेचुरल गैस वो नहीं, जो कोयले से ऑब्टेन की जाने वाली गैस है, वो ये गैस है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट कोल फॉर्मेशन, फ्रैक्शंस ऑफ कोल, यूजेस ऑफ देम। I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. Still, if you have any confusion regarding this topic, you can share it. You can mention it in comment box. We will meet you in next lecture. Till then, thank you very much.